नामदारराव फडणवीस, एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार, शुरू से ही शिवसेना की रेपुटेशन एक वायलेंट पार्टी की थी। दीघे का निर्णय लोगों के लिए पत्थर की लकीर था। अगर महाराष्ट्र में बाला साहेब और आनंद दीघे जैसे शिवसेना के प्रमुख नेताओं की हिंदुत्ववादी विचारधारा ना होती तो संभवतः महाराष्ट्र के युवा भी बंगाल और पंजाब की तरह ही नक्सलवाद या खालिस्तान जैसे किसी राष्ट्र विरोधी विचार की बलि चढ़ गए होते। उद्धव की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा ने उनसे कुछ ऐसा करवा दिया जो शिवसेना, शिव सैनिकों और महाराष्ट्र की जनता सभी के लिए पचा पाना बहुत ही मुश्किल था। जब अप्रैल 2020 में पालघर में एक भीड़ ने 2 हिंदू साधुओं की लिंचिंग कर दी, तब शिवसेना के नेताओं का धीरज टूटने लगा। पिछले 2-2.5 वर्षों में महाराष्ट्र में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशल चर्न हुआ है। इस सोशल चर्न का कैटलिस्ट था नवंबर 2022 में दिल्ली पुलिस द्वारा श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पूनावाला के लव जिहाद मर्डर केस का खुलासा। ये बदलते सामाजिक समीकरण महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में इतने प्रबल नहीं हो पाए थे। मलाई जो है बढ़िया बढ़िया वो तो सारी बीजेपी के पास या अजित पवार के पास थे बड़े बड़े नेता। इन चुनावों तक आते आते देवेंद्र फडणवीस ने सभी प्रमुख क्षत्रपों को अपने पक्ष में कर लिया था। इस वीडियो के पहले भाग में मैंने आपको महाराष्ट्र में महायुति की जीत के स्केल और फिर शिवसेना की स्थापना के समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर बात की थी और अंत में आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़ दिया था। तो चलिए अब उसके आगे की कहानी में उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। शुरू से ही शिवसेना की रेपुटेशन एक वायलेंट पार्टी की थी। 1967 में परेल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस पर अटैक, कम्युनिस्ट एमएलए कृष्ण देसाई के मर्डर में शिव सैनिकों का रोल, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट हॉकर्स पर असॉल्ट्स और 1971 के भिवंडी दंगों और बेलगाम बॉर्डर क्लैशेस में शिवसेना के पार्टिसिपेशन से ये स्पष्ट था कि पार्टी पॉलिटिक्स में एक्सट्रीम मेजर्स लेने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है। वैसे इस स्ट्रीट पावर और वायलेंस के साथ साथ पार्टी ने ग्राउंड पर बॉम्बे के नेबरहुड्स और स्लम्स में लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जिससे लोकल लेवल पर लोगों में शिव सैनिकों के प्रति एक लॉयल्टी डेवलप होने लगी थी, विशेषकर मराठी युवाओं में। 1970 का दशक आते आते म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना ने अपने लिए एक सशक्त स्थिति बना ली थी और लगभग 4 बार तो मेयर भी शिवसेना से ही चुना गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने शुरुआती वर्षों में शिवसेना बॉम्बे तक सीमित थी और इस संदर्भ में महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री होती है धर्मवीर की। धर्मवीर यानी आनंद दीघे। बहुत ही कम आयु में बाला साहेब से प्रभावित होकर शिवसेना से जुड़ने वाले आनंद दीघे 1980 के दशक में शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख बने। दीघे बाला साहेब को अपना गुरु मानते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व और राजनीति में कुछ विशेषताएं ऐसी भी थीं जो उन्हें बाला साहेब से अलग भी बनाती थीं। दीघे की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण था उनके तेम्बी नाके के घर पर लगने वाला जनता दरबार। इसमें वो बाकी शिव सैनिकों के साथ ठाणे की जनता की समस्याएं सुनते थे और तुरंत उनका समाधान करते थे। जहां लोगों को सरकारी न्यायालयों में जमीनी विवाद सुलझाने में वर्षों लगते थे, वहीं दीघे के जनता दरबार में घंटों में ऐसी समस्याओं का निवारण होता था। दीघे का निर्णय लोगों के लिए पत्थर की लकीर था और अगर उनका निर्णय कोई ना माने तो उनके शिव सैनिक बातों और लातों दोनों से ये सुनिश्चित करते थे कि दीघे की बात कभी ना गिरे। दीघे हमेशा संगठन पर बहुत जोर देते थे। वो अपने कार्यकर्ताओं के घर जाते, उनके परिवार से घुलते मिलते, उनके घर सत्यनारायण कथा और गणपति पूजा में सम्मिलित होते, रक्षाबंधन के दिन ठाणे की सभी महिलाओं से राखी बंधवाते और उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं का ध्यान रखते। और इसी कारण से शिवसेना में बाला साहेब के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा नेता था जिसका इतना सम्मान था तो वो थे आनंद दीघे। जहां अपने शुरुआती नेटिविस्ट पॉलिटिक्स फेज में शिवसेना बॉम्बे शहर के कुछ हिस्सों तक सीमित थी, तो वहीं आनंद दीघे के प्रभाव से पार्टी ने ठाणे और छत्रपति संभाजी नगर में अपने पैर जमा लिए थे। जैसे जैसे बाला साहेब ने हिंदुत्व के विचार का खुलकर समर्थन करना शुरू किया, वैसे ही आनंद दीघे ने भी शिवसेना की मराठी और गैर मराठी वाली राजनीति तक ना सिमटकर हिंदुत्व की विचारधारा को एकदम आत्मसात कर लिया। राजनीति में आने के बाद से ही दीघे ने हर जगह हिंदुत्व को आगे रखा और बाबरी विध्वंस के बाद 90 के दशक में हुए राबोड़ी और भिवंडी हिंदू मुस्लिम दंगों में वो हिंदुओं के साथ खड़े हुए थे। केवल इतना ही नहीं, आनंद दीघे ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर हिंदुओं के ईसाई धर्मांतरण को भी रोका और साथ ही नाथुराम गोडसे पर बने एक विवादास्पद हिंदुत्ववादी नाटक का भी खुलकर समर्थन किया। इस बीच बाला साहेब और आनंद दीघे ने महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोग से हिंदुत्व की राजनीति को मुख्य धारा में ला दिया और इसी के चलते शिवसेना अपने मुंबई सेंट्रिक कोर सपोर्ट बेस को पहले ठाणे और फिर मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजी नगर के आसपास एक्सपेंड कर पाई। वैसे इसके अलावा बाला साहेब और आनंद दीघे के नेतृत्व वाली शिवसेना का एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी रहा कि संयुक्त
महाराष्ट्र मूवमेंट से सशक्त हुए कम्युनिस्टों के निरंतर विरोध में वो रहे। एक समय पर बॉम्बे की ट्रेड यूनियंस पर कंट्रोल से महाराष्ट्र की राजनीति में कम्युनिस्टों का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा था, लेकिन शिवसेना के नेटिविस्ट पॉलिटिक्स से हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रवादी राजनीति पर शिफ्ट होने के कारण उन्होंने महाराष्ट्र के युवाओं को कम्युनिज्म के प्रभाव से बचा लिया। अगर महाराष्ट्र में बाला साहेब और आनंद दीघे जैसे शिवसेना के प्रमुख नेताओं की हिंदुत्ववादी विचारधारा ना होती तो संभवतः महाराष्ट्र के युवा भी बंगाल और पंजाब की तरह ही नक्सलवाद या खालिस्तान जैसे किसी राष्ट्र विरोधी विचार की बलि चढ़ गए होते। लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाई? ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जब शिवसेना की स्थापना हुई थी तब कम्युनिस्ट यूनियंस उनकी धुर विरोधी थी। कम्युनिस्ट अपनी स्ट्राइक से मुंबई को स्टैंड स्टिल पर ला देते थे और सब मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेसेस को ठप कर देते थे और इससे सफर करते थे मुंबई के आम लोग। ऐसे में शिवसेना बिना किसी हिचक के हिंसा का प्रयोग करती और कम्युनिस्टों की स्ट्राइक्स को तोड़वा देती। इस हिंसा में आम जनता का समर्थन जुटाने का काम शिवसेना की लोकल शाखाएं करती थी। ये शाखाएं लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन का भाग थीं, फिर चाहे वो परिवार में बंटवारे की लड़ाई का समाधान करना हो, पानी और बिजली के कनेक्शन दिलाना हो या काम ढूंढने में किसी की सहायता करना। इसके अलावा ये शाखाएं धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करती थी। जहां स्टेट ये सर्विसेज नहीं दे पाती थी वहां भी शिवसैनिक किसी ना किसी तरह से लोगों को ये सेवाएं उपलब्ध करा देते थे। सो सिंपली पुट, महाराष्ट्रियंस के लिए शिवसेना का मराठी आइडेंटिटी का आइडिया इसलिए भी बहुत अपीलिंग था क्योंकि इसमें उनके लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एक टेंजिबल प्रॉमिस भी था, ना कि केवल एथनिक सॉलिडेरिटी का एक आइडियलिस्टिक नोशन जैसा कम्युनिस्ट कहते रहते हैं। शिवसेना ने पब्लिक स्फीयर में अपने डोमिनेंस की सहायता से मराठी भाषियों की सांस्कृतिक एकता के भाव से वर्कर्स और आम लोगों को एकजुट किया। इसीलिए केवल मिडिल क्लास ही नहीं बल्कि वर्किंग क्लास ने भी शिवसेना का समर्थन किया और कम्युनिस्ट मुंबई में लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाकर नहीं रख पाए। इसके बाद फिर 1989 में भाजपा शिवसेना गठबंधन बना और 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शिवसेना ने 52 सीटें जीती और पहली बार शिवसेना से मनोहर जोशी महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन बने। अल्टीमेटली 1995 में बीजेपी शिवसेना ने पहली बार महाराष्ट्र में सरकार बनाई और मनोहर जोशी ने मुख्यमंत्री और फिर गोपीनाथ मुंडे ने गृह मंत्री के रूप में महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड के विरुद्ध एक सशक्त लड़ाई लड़ी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि श्री कृष्ण कमीशन ने 1998 में दिसंबर 1992 के मुंबई दंगों में शिवसेना को दोषी घोषित कर दिया और दूसरी ओर शरद पवार की एनसीपी ने शुगर कोऑपरेटिव्स पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड स्थापित करके 1999 के चुनाव में कांग्रेस के साथ अपनी सरकार बना ली। अब 21वीं शताब्दी आते आते शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर तो हो गई, लेकिन इस बीच अलग अलग जगहों पर शिवसेना की भावी पीढ़ी तैयार हो रही थी। एक और बाल ठाकरे जैसे व्यक्तित्व वाले उनके भतीजे राज ठाकरे को शिवसेना का उत्तराधिकारी समझा जाने लगा था, तो वहीं दूसरी ओर आनंद दीघे की विरासत को आगे बढ़ाने वाले एकनाथ शिंदे भी अब मुख्य धारा में आ रहे थे। एकनाथ शिंदे 1984 में ठाणे में शिवसेना के शाखा प्रमुख बने। 1997 में ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर चुने गए और फिर 2001 में आनंद दीघे की अकस्मात मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी भी बने। लेकिन इस बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। 2003 में बाला साहेब ने अपने भतीजे राज ठाकरे को ठुकराकर उद्धव को शिवसेना का कार्याध्यक्ष बना दिया। बाला साहेब का ये निर्णय राज ठाकरे के साथ साथ अन्य शिवसैनिकों के लिए भी बहुत चौंकाने वाला था। जहां एक और राज ठाकरे अब तक शिवसेना की राजनीति में हर कदम पर सक्रिय थे, तो वहीं उद्धव की रुचि राजनीति से अधिक आर्ट्स और फोटोग्राफी में थी। बाला साहेब के इस निर्णय को लेकर कई थियरीज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी के दबाव में उद्धव को चुना, तो वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि शिवसेना के कुछ बड़े नेताओं को राज ठाकरे का एग्रेसिव और ब्राश एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं था और वो कई बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्णयों को भी मानने से मना कर देते थे। राज ठाकरे के इसी व्यवहार और कार्यशैली को देखकर शिवसेना के प्रमुख नेताओं ने बाला साहेब के सामने उद्धव को उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। अब कारण कुछ भी हो, ये निश्चित था कि उद्धव ही शिवसेना के नेता होंगे। राज ठाकरे ने कुछ समय प्रयास भी किया, लेकिन वो उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना को आगे बढ़ा पाए, पर दोनों भाइयों में बहुत समय तक सामंजस्य नहीं बैठा और राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर एक नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। इसके बाद शिवसेना पूरी तरह से उद्धव के हाथों में आ गई और इनका बीजेपी के साथ अब एक लव हेट रिलेशनशिप सा रहा। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ा और 63 सीटें जीती और फिर चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करके रूलिंग अलायंस का पार्ट बन गए। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री भाजपा के देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन जब 2019 में भाजपा शिवसेना गठबंधन एक बार फिर से सरकार में आया तो उद्धव की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा ने उनसे कुछ ऐसा करवा दिया जो शिवसेना, शिव सैनिकों और महाराष्ट्र की जनता
सभी के लिए पचा पाना बहुत ही मुश्किल था। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बने हुए 5 ही दिन हुए थे कि उद्धव ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी बना ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। उद्धव ने यह अप्राकृतिक गठबंधन तो कर लिया, लेकिन इससे केवल जनता में भ्रम की स्थिति नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर भी एक गुट इस अघाड़ी धर्म की ओर पूरी तरह से समर्पित नहीं था। इस गुट को ये लगता था कि बाला साहिब ने जिन पार्टियों और विचारधाराओं के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए शिवसेना को खड़ा किया था, आज वो शिवसेना उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर सत्ता का भोग कर रही है। इस बीच कई और ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने शिवसेना के नेताओं को व्यथित करना शुरू कर दिया। 3 तलाक पर प्रतिबंध, धर्मांतरण का विरोध, इस्लामिक कट्टरता का उत्तर हिंदुत्व से देना, इन सभी विषयों पर बाला साहिब की शिवसेना बहुत मुखरता से बोलती थी। लेकिन अघाड़ी धर्म के नाम पर हिंदुत्ववादी शिव सैनिकों को भी इन विषयों पर चुप्पी साधनी पड़ रही थी। लेकिन जब अप्रैल 2020 में पालघर में एक भीड़ ने 2 हिंदू साधुओं की लिंचिंग कर दी, तब शिवसेना के नेताओं का धीरज टूटने लगा। उद्धव ठाकरे ने इस केस में कांग्रेस के दबाव में सीबीआई जांच को बहुत रोक कर रखा और इससे महाराष्ट्र की जनता से लेकर आम शिव सैनिकों तक सब में बहुत ही व्यथा उत्पन्न हो गई। इसके साथ साथ महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनने के बाद उद्धव लगभग हर प्रमुख निर्णय में शिव सैनिकों से पहले कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को प्राथमिकता देते थे। कई नेताओं का कहना था कि उद्धव शिवसेना के नेताओं के लिए बहुत ही इनएक्सेसिबल हो गए थे। ऐसे में शिव सैनिकों का असंतोष बढ़ने लगा और पार्टी के अंदर ही एक विद्रोह सा खड़ा होने लगा। और इस विद्रोह का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि धर्मवीर आनंद दीघे के शिष्य एकनाथ शिंदे कर रहे थे। शिंदे का कद इस समय तक पार्टी में काफी बड़ा हो चुका था। वो 2004 से लगातार खोपड़ी पचपाखड़ी से 4 बार विधायक चुने जा चुके थे। 2014 में वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने और महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी। 2019 में उन्हें और 2 कैबिनेट पोर्टफोलियोज मिले और फिर नवंबर 2019 में वो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर भी बने। इन सभी पदों के अलावा शिवसेना में उनका सम्मान एक और प्रमुख कारण से भी था और वो ये था कि उन्हें स्वयं आनंद दीघे ने शिवसेना के नेता के रूप में चुना था। अपने गुरु धर्मवीर की तरह ही शिंदे भी हिंदुत्व के विचार के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे और उन्हें समझ आ चुका था कि कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करने से शिवसेना का कोर हिंदू वोटर बेस उनसे छिटक गया है। और भी ऐसी कई चीजें थीं जिनसे शिंदे बहुत ही व्यथित थे। एक प्रमुख मंत्री होने के बाद भी सीएमओ उनके काम में इंटरफेयर करता था और उन्हें किसी भी तरह के फंड डिस्ट्रीब्यूशन स्वतंत्र रूप से नहीं करने देता था। अधिकतर फंड्स कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के कहने पर उनके क्षेत्र के लिए रिलीज होते थे। इससे ग्राउंड पर शिवसेना का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम होने लगा था। इसी दौरान राज्यसभा और एमएलसी इलेक्शंस में भी इंडिपेंडेंट्स के साथ साथ शिवसेना के भी नेताओं ने क्रॉस वोटिंग करके भाजपा को सपोर्ट किया और इससे ये स्पष्ट होने लगा कि उद्धव की सरकार बहुत जल्द ही अपनी बहुमत खोने वाली थी। संजय राउत पार्टी का डेली एजेंडा सेट कर रहे थे और आदित्य ठाकरे को भी बहुत प्राथमिकता मिल रही थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं को सरकार के निर्णयों से एकदम किनारे कर दिया गया। अल्टीमेटली शिंदे ने तय किया कि वो ना तो शिवसेना के नेताओं के प्रति इस व्यवहार को ऐसे चलने दे सकते हैं और ना ही बाला साहिब और आनंद दीघे के हिंदुत्व को कांग्रेस और एनसीपी के सेक्युलरिज्म और मुस्लिम अपीसमेंट में दबने दे सकते हैं। जब शिंदे के समझाने पर भी उद्धव एमवीए से अलग होने के लिए नहीं माने तो उन्होंने पार्टी के भीतर के असंतोष को विद्रोह में बदल दिया और जून 2022 में लगभग 40-41 विधायकों को अपने साथ लेकर उद्धव की सरकार गिरा दी। 30 जून 2022 को भाजपा के समर्थन से शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और फिर अंततः उन्हें शिवसेना का पार्टी सिंबल भी मिल गया। इसके 1 वर्ष बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक और रोचक मोड़ तब आया जब जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उनके विरुद्ध बगावत कर दी और अपने समर्थक विधायकों को लेकर भाजपा से गठबंधन कर लिया। तो एक के बाद एक 2 बड़ी पार्टियां 2 धड़ों में बट गईं और महाराष्ट्र की जनता के सामने कुछ समय के लिए केवल और केवल अनिश्चितता रह गई। ऐसे में जनता के साथ साथ इन पार्टियों के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक अनसुलझी सी गुत्थी बन गई। अब सोचिए, जीवन भर जिस कार्यकर्ता ने एक पार्टी या विचार के विरुद्ध चुनाव प्रचार किया है, उसे अब उसी पार्टी के लिए आम जनता से वोट मांगने थे। 2024 के लोकसभा चुनावों तक भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। लेकिन हाँ, इस दौरान धीरे धीरे कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, जिससे धीरे धीरे वोटर और कार्यकर्ता सबके लिए चीजें कुछ सरल हो रही थी। आप सोच रहे होंगे कि मेरी बातें यहाँ काफी विरोधाभास वाली हैं, यानी ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि एक ओर तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों और पार्टी वर्कर्स में कंफ्यूजन बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर मैं ये भी कह रहा हूँ कि लोगों के मन में एक नई क्लैरिटी आने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। मैं जब भी किसी विषय पर अपनी राय रखता हूँ तो मैं उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव जानने के लिए कई लोगों से बात करता हूँ। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मेरे एक मित्र ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशल ऑब्जर्वेशन बताई, जो इन चुनावों से महाराष्ट्र की राजनीति में आए लैंडस्लाइड डिफरेंसेस को एक बड़े स्तर तक एक्सप्लेन कर देती है। तो पिछले 2-2.5 वर्षों में महाराष्ट्र में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशल चर्न हुआ है और ये मंथन हिंदुत्व के पक्ष में था। और इस सोशल चर्न का कैटलिस्ट था नवंबर 2022 में दिल्ली पुलिस द्वारा श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पूनावाला के लव जिहाद मर्डर केस का खुलासा। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसाई क्षेत्र से थे और इस घटना ने उस पूरे क्षेत्र के हिंदुओं को हिलाकर रख दिया था।
इसके बाद से ही ग्रामीण महाराष्ट्र के परभानी जैसे कई क्षेत्रों में लव जिहाद, लैंड जिहाद और कन्वर्जन माफिया के विरुद्ध एक बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट रैलीज होने लगी थी, जिसमें हिंदू एकता और मुसलमानों से सावधान रहने की बातें होती थी। कई क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम कन्फ्रंटेशंस हुए, जहां हिंदुओं ने शांत न रहकर हिंसा का जवाब हिंसा से दिया। पहले तो ये प्रोटेस्ट रूरल महाराष्ट्र में शुरू हुए, लेकिन फिर ये धीरे धीरे सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में भी होने लगे। और केवल आम लोग ही नहीं, इन प्रोटेस्ट में संभाजी भिड़े जैसे सामाजिक नेताओं और महाराष्ट्र के संत समाज ने भी पूरे सामर्थ्य से भाग लिया और लोगों से हिंदुत्व के विचार से जुड़ने का आह्वान किया था। इंटरेस्टिंगली, ग्राउंड का ये सोशल चर्ण मराठी पॉपुलर कल्चर में भी डोमिनेंट होते हिंदुत्व रेफरेंसेस में काफी विजिबल था। एग्जाम्पल के लिए पिछले 1-2 वर्षों में बहुत ही गहरे अर्थ वाले मराठी गीत आए हैं, जैसे प्रसिद्ध मराठी गीत आले मराठे, जिसमें प्रमुख हिंदू जातियों में दुश्मन के विरुद्ध एकजुटता के भाव को दिखाया गया है। ऐसे और भी जोशीले मराठी गीत आए जो बहुत लोकप्रिय हुए। ये बदलते सामाजिक समीकरण महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में इतने प्रबल नहीं हो पाए थे, क्योंकि इन चुनावों में विपक्ष के 2 प्रमुख नैरेटिव्स काफी चल गए थे। पहला ये कि भाजपा सभी पार्टियों और नेताओं को पैसे के बल पर तोड़कर अपने पक्ष में कर रही है और यहाँ की राजनीति में केंद्र का बहुत अधिक हस्तक्षेप है। और दूसरा ये कि मोदी जी के गुजरात के प्रति झुकाव के कारण महाराष्ट्र के लोगों का बिजनेस गुजरातियों के हाथ में जा रहा है। ये दोनों नैरेटिव उस समय उद्धव और शरद पवार के प्रति लोगों की सहानुभूति और केंद्रीय हस्तक्षेप के प्रति महाराष्ट्र के लोगों के स्वाभाविक विरोध के कारण भी काम कर गए। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते महाराष्ट्र के समाज का हिंदुत्व की ओर झुकाव और तब तक पार्टियों की जोड़ तोड़ का अंत इस बार महायुति के पक्ष में काम कर गया। जहां देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर कांग्रेस और एनसीपी के हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण को जनता के सामने दिखाया, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने भी अपने आप को बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघे की हिंदुत्ववादी राजनीति के सही उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। और अगर आप थोड़ा भी ध्यान से इन इलेक्शन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आपको ये ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक सिद्ध होते दिखेंगे। सबसे पहले तो शिवसेना के जो रिबेल एमएलएज एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, उनमें मेजॉरिटी कैंडिडेट्स इस बार भी चुनाव जीते हैं। फिर ये हिंदुत्ववादी प्रोटेस्ट पालघर से शुरू हुए थे और वहां भाजपा ने तीनों की तीनों सीटें जीती हैं। उसके अलावा मराठी पॉप कल्चर में विजिबल हिंदू एकता के रेफरेंसेस आपको अलग अलग हिंदू जातियों के वोटिंग पैटर्न में भी दिख जाएंगे। यहाँ केवल ब्राह्मण और मराठा ही नहीं, बल्कि कुणबी और अन्य ओबीसी जातियों ने भी महायुति के पक्ष में वोट दिया है। आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के संत समाज का भी अभिनंदन किया था। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो अलायंस खड़ा किया उसमें उनके साथ वाली पार्टियों के लगभग सभी बड़े नेता भी थे। फॉर एग्जाम्पल, एनसीपी शरद पवार के पास लोगों की कुछ सहानुभूति तो थी, लेकिन अजीत पवार अपने साथ एनसीपी के सभी बड़े और शक्तिशाली नेताओं को महायुति के पक्ष में ले आए थे। अब शुरुआत जब चुनाव की हुई तो विधायकों में करीब 190 के आसपास विधायक युति के पास पहले से थे। वो सारे ऐसे विधायक थे जो कि दमखम रखते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, जबरदस्त दमखम रखते हैं। अगर आप सर्वे का एनालिसिस देखें, जब शरद पवार अपनी लिस्ट निकलवाते थे, सर्वे करवाते थे, उन सर्वे में मलाई जो है बढ़िया बढ़िया वो तो सारी बीजेपी के पास या अजीत पवार के पास थे बड़े बड़े नेता। जो छुटभैया नेता थे हर जगह पे वो बच रहे थे, जिनको जो अभी भी पार्टी ढूंढ रहे थे, उनको शरद पवार ने बोला कि आप आइए मेरे पास, मेरी पार्टी का सिंबल लीजिए और मेरे नाम पे आप चुनाव लड़िए। और ऐसा ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के केस में भी था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने शुगर पॉलिटिक्स वाले वीडियो में बताया था, महाराष्ट्र की राजनीति में क्षेत्रीय क्षत्रपों की भूमिका बहुत बड़ी होती है और इन चुनावों तक आते आते देवेंद्र फडणवीस ने सभी प्रमुख क्षत्रपों को अपने पक्ष में कर लिया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के इन विधानसभा चुनावों ने हमें लगभग सभी यक्ष प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। शिवसेना के सही उत्तराधिकारी के रूप में एकनाथ शिंदे स्थापित हो गए हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति का भविष्य अब अंधेरे में है। असली एनसीपी की कमान भी अब अजीत पवार के हाथों में है। और अंततः देवेंद्र फडणवीस ने भी इन चुनावों में अपने राजनीतिक समझ का लोहा मनवाकर ये बता दिया है कि वो आने वाले समय में महाराष्ट्र और देश की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप ये वीडियो और मेरा चैनल अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करेंगे। धन्यवाद।